जय गुरु जी। संगत जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की सारी संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। गुरु जी महाराज जी का हुक्म है कि जो भी सत्संगत अपना जो भी ब्लेसिंग सत्संग जो शेयर करेगी उसका भी कल्याण और जो सुनेगी उसका भी कल्याण। अभी सत्संग में पहला जो शब्द आया, हम बैठे तुम देहो असीसा। गुरु जी आपके बच्चे आपके आगे झोली फैलाए बैठे हैं। जो भी संगत इस टाइम आपके चरणों से जुड़ी हुई है, ये उनकी झोली में आशीष डाल दो कि वो हमेशा आपके श्री चरणों से जुड़ी रहे। गुरु जी से वैसे तो ये कनेक्शन हमारा जन्म जन्म का है। जो भी संगत गुरु जी की शरण में है, चाहे वो गुरु जी के फिजिकल फॉर्म में जुड़ी थी या उनके महासमाधि के बाद जुड़ी, जन्म जन्मांतर से वो गुरु जी की शरण में है। लेकिन इस जन्म में जो मेरी जर्नी शुरू हुई गुरु जी की दया से, वो 2002-2003 में शुरू हुई। लेकिन उससे पहले जो मैंने नारकीय यातना, टॉर्चर, मतलब नरक में भी ऐसा शायद जीवन नहीं होता होगा, जो मैंने 14 साल 13 से 14 साल मैंने उस यातना में बिताए। मैं वो बताऊंगी कि गुरुजी ने कैसे मुझे उस यातना से निकाला। 1992 में एट द एज ऑफ 23 मेरी मैरिज हुई। बिल्कुल सब ठीक ठाक था। पेरेंट्स भी बहुत रेप्यूटेड फैमिली से थे, इन लॉज भी बहुत अच्छे थे। लेकिन साल बीतते ना बीतते मुझे ऐसा हुआ कि मुझे कुछ भी डाइजेस्ट होना धीरे धीरे बंद हो गया। तो पहले यही लगा कि एक नॉर्मल डायरिया है, एंटीबायोटिक्स ये वो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। 1 कोर्स 2 कोर्स 3 कोर्स कुछ भी नहीं। इसी तरह से 2-4 महीने निकल गए। उसके बाद मुझे किसी गैस्ट्रो के पास लेके जाया गया। तो सारे टेस्ट हुए, टेस्ट में भी कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो लगे कि जिसकी वजह से तबीयत खराब है। एट लास्ट उन्होंने ये बोल दिया कि इसको आईबीएस है, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम। शायद जो सर्कमस्टेंसेस शादी के बाद चेंज होते हैं या फैमिली चेंज होती है, ये उसको अडेप्ट नहीं कर पा रही है। तो स्ट्रेस फैक्टर ज्यादा है, जिस वजह से इनका थोड़ा जो डाइजेस्टिव इश्यूज हैं वो हो रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे संगत जी उन्होंने मुझे क्या किया, एंटीबायोटिक्स पे डाल दिया। एंटीबायोटिक्स भी ऐसे थे जो इतने हार्ड थे और महीनों चलते रहते थे। और या फिर एंटी डिप्रेशन मेडिसिन होती थी, वो एंटी डिप्रेशन मेडिसिन में मैं पूरा दिन सोई रहती थी। उसके बाद जब ये भी नहीं समझ आया तो उन्होंने मुझे धीरे धीरे स्टेरॉइड्स पे डाल दिया। अब चलो जी ठीक है, स्टेरॉइड्स भी ले रहे हैं, लेकिन डायग्नोसिस फिर कुछ नहीं। क्लोनोस्कोपी भी हो गई, एंडोस्कोपी भी हो गई। और इन बिटवीन जब मेरे फर्स्ट चेकअप हुए तो डॉक्टर्स बड़े हैरान थे कि जो बंदा अच्छा खासा हेल्दी है, उसका होमोग्लोबिन जो था, जो मेरा शादी के टाइम नॉर्मल एक इंसान का होता है 14 या 15, और वो एकदम था 4 या 5 के करीब रह गया था। और वेट भी मैंने बहुत लूज कर लिया था। लेकिन कोई बीमारी ऐसी नहीं थी कि जिसके कारण ये सब हो। उसके बाद सारे टेस्ट भी हुए, क्लोनोस्कोपी एंडोस्कोपी, लेकिन कुछ नहीं आया। इस तरह करते ना करते मेरी जिंदगी के 10 से 12 साल मेरे ऐसे ही निकल गए, जिसमें मैं जूझती थी कि मुझे कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता। उबला पानी पीना, दाल का पानी, चावल का पानी। और इसी हालत में इन बिटवीन मुझे बाबा जी ने 2 बेबी भी ब्लेस कर दिए। ये तो तेरी मेरी हेल्थ कंडीशन। इसमें कई बार अब कंडीशन ये आ गई थी कि डॉक्टर्स कहते थे इनका ऑपरेट करके, इनकी सर्जरी करके इनकी इंटेस्टाइन्स निकालनी पड़ेगी, इनकी इंटेस्टाइन सारी निकालनी पड़ेगी। जो भी है, मतलब बहुत ज्यादा बुरी हालत थी। एट लास्ट 2 बेबीज भी हो गए, वो भी बहुत छोटे थे, उनको भी संभालना, घर की जिम्मेवारी भी। और उसके बाद क्या हुआ कि अंकल को भी हेल्थ इश्यूज शुरू हो गए इन बिटवीन। एट द एज ऑफ 30-32 अंकल को भी हार्ट प्रॉब्लम हो गई। और फैमिलीज में और भी बहुत सारे इश्यूज, फैमिली में और भी बहुत सारे इश्यूज थे जो कि सॉर्ट होने का नाम ही नहीं देते थे। उसमें कुछ प्रॉपर्टीज के भी इशू थे, जो कि हमारी होते हुए भी हमारी प्रॉपर्टी नहीं थी। मतलब हर तरफ से बंदा घिरा होता है। धीरे धीरे अब ये हुआ, मेरी एक फ्रेंड जा रही थी गुरुजी के 1990-2000 से। तो वो मुझे अब कहना शुरू हो गई कि आप गुरुजी के क्यों नहीं चलते, इतना फंसे हुए हो। क्योंकि वो देखती थी इतना हेल्दी पर्सन एकदम से इतना लो हो गया, सारी फैमिली इश्यूज भी हैं।
अब होता ये था उन दिनों कि कई बार मैं हॉस्पिटलाइज्ड होती थी और बच्चे बाहर रहते थे आईसीयू में, बाहर खड़े रहते हैं, मैं आईसीयू में हूँ। कई बार अंकल को जाना पड़ता था क्योंकि अंकल को भी हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। तो वो हालत देखते हुए वो मुझे कहती थी, लेकिन सॉरी टू से गुरुजी कि मैं बहुत रिजिड सिख फैमिली से थी, तो मुझे लगता था कि ऐसे कहीं जाना ठीक है या नहीं है। इसी उधेड़बुन में, वैसे मैं बहुत स्पिरिचुअल थी, बहुत पाठ पूजा रिलीजियस, लेकिन थोड़ा सा जाने से झिझकती थी, या कहो कि मेरा कार्मिक अकाउंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था जो मुझे वहां तक जाने नहीं दे रहा था गुरुजी का बुलावा आने के बावजूद भी। लेकिन जैसे जैसे मैं उन सर्कमस्टेंसेस से ट्रैप हुई, बहुत ज्यादा सफोकेटेड हो गए, बहुत लाइफ बहुत ज्यादा मीन्स था प्रॉब्लम्स, तो एक दिन हार के मैंने उनको कहा ठीक है आज मैं गुरुजी के जाऊंगी। जब हम गुरुजी के पहुंचे, एम्पायर स्टेट्स बैठते थे उन दिनों गुरुजी, 2002 2003 की बात है। तो जैसे ही हम पहुंचे तो शब्द चल रहा था महाराज जगाधरी वालों का, मेरा वालिया साइया रखी चरना दे खोल। अच्छा लगा, जो गुरुजी को प्रणाम किया, उनके सामने बैठ गई। इतना डिवाइन ऑरा, ऐसे लगता था कि 100 सूरज एक साथ निकले हुए हैं, 100 सूरज एक साथ निकले हैं। उनके चेहरों की तरफ देखना तो दूर, मतलब मैं बिल्कुल आंख उठा के उनको देख ही नहीं पा रही थी, इतना औज, इतनी आबा, इतना तेज, बिल्कुल देखना नामुमकिन था। मैं गई, आंखें बंद करी और हाथ जोड़ के बैठ गई। इन बिटवीन चाय प्रसाद आया, चाय प्रसाद भी ऐसा कि बिल्कुल अमृत की तरह पी गई सारा का सारा। गुरुजी ने इतनी बख्शी कि फर्स्ट टाइम में ही उन्होंने कनेक्शन जो था जोड़ दिया अपने श्री चरणों से। तो जैसे ही सत्संग खत्म हुआ और उन्होंने मेरे को गुरुजी से बोला कि गुरुजी ये मेरी फ्रेंड, तो उन्होंने एक ही बात बोली गुरुजी ने, जा कल्याण किया तेरी फ्रेंड का भी। तो वो भी एकदम से हैरान परेशान हो गई कि इतने सालों से आ रहे हैं, लेकिन गुरुजी ने ये ब्लिसफुल वर्ड्स, इतनी ब्लेसिंग्स नहीं दी इनको, फर्स्ट टाइम में ये ब्लेसिंग्स मिल गई। इन बिटवीन मैं बताना चाहूंगी, जब लंगर प्रसाद आया तो उसमें वो सारा प्रसाद वो था जो मेरे लिए रिस्ट्रिक्टेड था। खीर प्रसाद था, बहुत सारा मिर्ची प्रसाद था, स्पाइसी दाल और सब्जी प्रसाद था। और मैं तो इतने सालों से, 8 से 10 साल में मैंने ऐसा मतलब कभी खाना खाया ही नहीं था। तो मैं उनको देख के मना करने लग गई कि ये मुझे और दिक्कत हो जाएगी, मैं ये नहीं खा पाऊंगी। तो उन्होंने कहा खा ले तेरी दवाई है। मैंने भी खा लिया वाहिगुरु वाहिगुरु करते, लेकिन वो दिन जाए ये दिन जाए, गुरुजी ने उसी में मेरा ट्रीटमेंट कर दिया। बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ हीलिंग स्टार्ट हो गई। पहले सोल से शुरू हुई, उसके बाद फिजिकली गुरुजी ने करा। क्या था वो मुझे नहीं पता, कुछ लोग कहते हैं मे बी वो ब्लैक मैजिक होगा, पर मैं यही कहती हूँ नहीं, मेरा कोई कार्मिक अकाउंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड था जो गुरुजी ने सुलझा दिया। अब प्रॉपर्टी का इशू आते हैं। प्रॉपर्टी पे हमारा बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली थी, सारे फैमिली मेंबर्स एक एक करके मीटिंग कर चुके थे, लेकिन वो इशू कभी भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ। ये भी मेरी हेल्थ के साथ ही 8-10 सालों से ऐसे ही चला जा रहा था। गुरुजी के जुड़ने के बाद साल के अंदर अंदर वो कैसे सॉर्ट आउट हो गया। हमारा जो हिस्सा था गुरुजी ने मेरी झोली डाल दिया और उस सर्कमस्टेंसेस से भी हमें अलग कर दिया, जिसकी वजह से लड़ाई थे, कलेश थे, क्योंकि बच्चे पढ़ने वाले थे, उससे बच्चों की ग्रोथ और स्टडीज पे बहुत बैड इम्पैक्ट आ रहे थे। गुरुजी ने उस जंजाल से भी मुझे मुक्त कर दिया। नया घर गुरुजी ने दिया, उस घर में मैंने गुरुजी का छोटा सा मंदिर बनाया संगत जी, जिसमें गुरुजी का स्वरूप था, और मैं ऑलवेज वहां पाठ करती थी और गुरुजी की मेडिटेशन करती थी। अब गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हो गई थी कि हम हफ्ते में एक बार या 2 बार, जो भी जैसे भी गुरुजी की आज्ञा रहती थी, मैं, बच्चे और अंकल हम जरूर जाते थे गुरुजी के साथ एम्पायर स्टेट्स में। ब्लेसिंग्स आती जा रही थी। फाइनेंशियल इश्यूज भी बहुत सारे थे जो अब धीरे धीरे सॉर्ट हो रहे थे। बच्चों की भी लाइफ ट्रैक पे आ गई थी, स्टडीज उनकी भी अब ठीक चल रही थी, बच्चे ग्रोथ वाइज भी बहुत ज्यादा वो ग्रो कर रहे थे। तो इस तरह गुरुजी ने ये किया कि जो मैं पहले एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स सारे उन्होंने मुझे इससे छुड़वा दिए, और अब मैं सिर्फ होम्योपैथिक पे थी। तो डॉक्टर ने एक दिन मुझे कहा कि इन बिटवीन मेरा गुरुजी के जाने से पहले कोलाइटिस डायग्नोज हो गया था 10 साल मेडिसिन लेने के बाद। तो उन्होंने कहा कि आप कोलाइटिस की पेशेंट है, काफी टाइम से आपने चेकअप नहीं कराए, आप एक बार अपना क्लोनोस्कोपी जरूर करा लीजिएगा, क्योंकि कई बार ये जो कोलाइटिस होता है ये कन्वर्ट हो जाता है कैंसर में।
जब मैंने क्लोनोस्कोपी कराई तो जो डॉक्टर क्लोनोस्कोपी कर रहा था वो खुद मेरे से पूछता, आजकल आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हो? मैंने कहा मैंने तो अब कोई मेडिसिन नहीं ले रही, कभी कभार होम्योपैथिक की ले लेती हूँ, और कभी कभार वो भी स्किप ही होती है मोस्ट प्रोबेबली। तो कहता फिर ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि जो आपकी पहली रिपोर्ट मैं देख पा रहा हूँ उसमें आपके सारे इंटेस्टाइन्स पे जख्म है, पैनकोलाइटिस, और वो नेक्स्ट इम्पॉसिबल होता है कि ठीक हो जाए। और जो अभी आप हम कर रहे हैं उसमें सिर्फ आपके इंटेस्टाइन्स के कोलोन पार्ट में सिर्फ 10 से 15% पे अभी अल्सर्स दिख रहे हैं, बाकी सारे इंटेस्टाइन्स टोटली क्लियर है। तो मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला, आंख से आंसू निकले और जय गुरु जी निकला। डॉक्टर्स ने मेरी वो दोनों रिपोर्ट अपनी कोई एसोसिएशन को भेजी कि हाउ कैन इट बी पॉसिबल, एक पेशेंट जो पहले कुछ भी नहीं खा पा रहा था अब विदाउट एनी मेडिकेशन वो सब खा भी रही है, पी भी रही है, एक नॉर्मल लाइफ भी लीड कर रही है, और इंटेस्टाइन्स भी प्रॉपर क्लियर है। तो ये है मेरे गुरुजी की दया। गुरुजी ने सारे डॉक्टरों की डॉक्टरी इस मेरे केस में फेल कर दी। संगत जी, मैं अपना सत्संग 3 पार्ट्स में मीन्स बता रही हूँ। पहले अपने सत्संग में शेयर करूंगी, उसके बाद अपने बेटे जस कीरत के, और फिर अपनी बेटी अगोचर के। ये तो थी मेरी हेल्थ प्रॉब्लम, फाइनेंशियल, जो भी गुरुजी ने जैसे भी मुझे उस नारकीय यातना से मुक्त किया। अब चलते हैं 2015, 15 या 16 जुलाई थी, सैटरडे था। इन बिटवीन मैं काफी मीन्स ठीक हो गई थी, सब बढ़िया चल रहा था। एक दिन मुझे मम्मा के घर जाना था, पश्चिम बिहार में अपना दिल्ली में। तो मैं मम्मा के घर स्टे कर रही थी और बच्चों की वेकेशंस थी, और मेरे भैया भाभी को गोवा जाना था, और उनको था कि मम्मा उन दिनों बेड रिडन है तो आप मम्मा के एज अ केयर टेकर यहाँ रहो, क्योंकि बच्चों की वेकेशन है, हमें 1 वीक के लिए गोवा जाना है। कोई बात नहीं, मम्मा के पास रुक जाएंगे। और संगत जी, उस दिन रात को हम लोग 5 लोग थे उनके घर में, 3 मंजिला उनका घर था, ट्रिपल स्टोरी। हमने सबने, मम्मा पापा मैंने, उनके 2 मेड्स ने खाना वगैरह डिनर किया। हम लोग अपने अपने बेड पे सोने के लिए चले गए। 12 सारा कुछ ऑफ है, मतलब सब बढ़िया चल रहा, कुछ ऐसा नहीं था, सारे जो पावर स्विच होते हैं वो ऑफ थे। एकदम से मैंने को कुछ लगा, 12:30-1 बजे का टाइम, कि किसी ने मेरा पैर पकड़ा है और मुझे बहुत जोर से हिलाया है, जैसे किसी को उठाने के लिए हिलाता है। तो मैं एकदम डर के उठ के बैठ गई। बहुत गहरी नींद में मैंने उठ के मम्मा के ड्राइंग रूम में गई तो मैंने देखा बंद एसी, जैसे मैंने पहले बोला पावर ऑफ थी उस एसी की। उस स्प्लिट एसी में से आग की चिंगारियां निकल निकल के नीचे वाले सोफे पे गिर रही है, और काफी हद तक उस सोफे ने आग पकड़ ली थी। तो एकदम से मैंने नींद में चिल्लाई, सारे बाहर आ जाओ, आग लग गई है, आग लग गई है। उनके 2 गेट इलेक्ट्रॉनिक थे मेरे पेरेंट्स के घर के। नींद में भागते भागते गुरुजी ने मुझसे वो दोनों गेट खुलवा दिए, और मेरे ख्याल फ्यू सेकंड्स के बाद सारा जो था लाइट मींस पीछे से मेन स्विच ऑफ हो गए। अगर वो मैं गेट नहीं खुलवाते गुरुजी, तो शायद हम में से कोई भी उनके घर से बाहर निकल ही नहीं पाता। गेट खुलने की देर थी कि बाहर पीछे से पावर ऑफ, मेन स्विच गिरा, आग मीटर तक चली गई थी शायद, और सारा लाइट बंद। बड़ी मुश्किल से गुरुजी ने मम्मा को इतनी मेहर कर दी, जो मम्मा बेड रिडन थे वो अपने आप धीरे धीरे चलते घर से बाहर। पापा बाहर, उनके 2 अटेंडेंट थे, दोनों अटेंडेंट बाहर, मेड्स बाहर, मतलब 5 से 6 लोग जितने भी घर थे, बिना किसी छोटी सी भी उसके तत्तीवाओं के हमें गुरुजी ने आराम से बाहर निकाल दिया। लेकिन घर का गुरुजी ने कुछ नहीं, मतलब बचा नहीं हुआ। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स, कैश और ज्वेलरी उनकी बच गई। बाकी छतों के सरिये तक लटक गए, पंखे तक टेढ़े हो गए, मीन्स बहुत बुरी वाली आग थी। मैं और मम्मा बाहर आके खड़े होके चिल्लाते रहे, गुरु कहाँ हो, इस बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन उस टाइम पैनिक में ये नहीं पता था कि महाराज तो हमें बचा चुके हैं। किसी को एक जरा सी चिंगारी ने नहीं छुआ, मालिक ने पहले ही गेट बंद होने से हमें घर से बाहर निकाल दिया। नहीं तो कितने केसेस सुनते हैं कि अंदर सोते सोते ही किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ नहीं, नॉट एट ऑल। हम सारी फैमिली टोटली सेफ थे। ब्रदर को बताया गया कि वहां ऐसे ऐसे हो गया है, वो आए वापस, तो उनके फ्रेंड एक उनको कंसोल करने आए। तो उन्होंने कहा आपका रब बहुत बड़ा है, आप किसी गुरु पीर को मानते हो, ये जो काल ने सारी रचना रची है आपके छोटे बेटे के लिए थी, इसीलिए पहले
आपका जाना हुआ कि आप गए, उसके बाद और जितनी भी उस बच्चे की मुसीबत थी, गुरुजी ने शायद उस घर पे डाल के हमारे सारे परिवार का बिल्कुल खत्म कर दिया है। ये मेरा रब है। और संगत जी, गुरुजी के जुड़ने के बाद मैंने एक चीज सीख ली है, हर बात में गुरुजी का शुक्राना ढूंढ लो तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। नहीं तो शायद मैं पहले वाली सोनिया आंटी होती तो मैं रोती घर जल गया, ए जल गया, उतनी मुश्किल बनाया सी, वो सड़ गया। नहीं, उस रब ने इतनी मेहर करी कि किसी को जरा सी भी तत्ती हवा नहीं लगने दी। और साल के अंदर अंदर गुरुजी ने वो घर इतना खूबसूरत पास सामने खड़े होके रिकंस्ट्रक्ट करा दिया कि शायद हम लोग सपने में भी सोच नहीं सकते थे कि वो घर अभी ऐसा बन सकता है। ये मेरे है रब की ब्लेसिंग्स। और हमने उनका हुक्म सिर मत्थे माना। रातों रात मेरे पेरेंट्स घर से बेघर हो गए, जिसमें मम्मा बहुत ज्यादा उन टाइम क्रिटिकल हेल्थ कंडीशंस में थे, लेकिन उन्होंने मुंह से सी नहीं उचारी। मेरे ब्रदर ने, कोई और होता तो कहते जी हम तो आपको घर केयर एज अ केयर टेकर देके गए थे, आपने तो पीछे से हमारा घर ही जला दिया। नहीं, मेरा छोटा भाई है, उसने मेरे सिर पे हाथ रखा। बस मैं आपका ये कभी भी उपकार जिंदगी में नहीं भूलूंगा कि आपने मम्मा पापा को सेफली बाहर निकाल लिया, नहीं तो शायद मैं लाइफ लॉन्ग इस रिग्रेट में रह जाता कि मैं नहीं था और मम्मा पापा को ये हो गया। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। ये है मेरे रब की मेहर। संगत जी, वैसे तो गुरुजी का हर पल, हर श्वास शुक्राना, हर श्वास हमारा सत्संग है जब गुरुजी के चरण, श्री चरणों में हम जुड़ जाते हैं। लेकिन एक रीसेंट सत्संग जो मेरे साथ 20 अप्रैल 2022 को हुआ, वो भी बहुत बड़ा मेरेकल था मेरे रब का। आई एम ए सैलून ओनर। 20 अप्रैल 2022 7:30 शाम की बात है। ऑलमोस्ट क्या होता है, मैं 7:30 मैं और मेरी डॉटर हम लोग सैलून छोड़ देते हैं। जो सर्विसेज रह जाती है वो स्टाफ वाइंड अप करता है, और उसके बाद स्टाफ ही सैलून वाइंड अप करके हमें फोन कर देता है कि ये सारा हो गया, और एक चाबी मेरे पास रहती है, एक स्टाफ के पास। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा गुरुजी ने करा कि पहले मेरी डॉटर को कहीं जाना था, वो अभी बाहर गाड़ी में ही बैठी थी। मैं उसको गाड़ी में बैठा के जैसे ही सैलून के अंदर आई तो मैंने देखा मेन स्विच ऑफ था, इन्वर्टर आवाज कर रहा था, और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का धुआं भी था। तो मैं भाग के गई, मैंने मेन स्विच ऑफ किया और सब मेन किया, उसके बाद प्रॉपर मेन किया। तो स्टाफ मुझे रोकता रह गया, मैडम उस साइड मत जाओ। बस 2 मिनट का समय लगा इसमें, और इन बिटवीन थोड़ा थोड़ा धुआं आना शुरू हुआ। तो क्लाइंट्स बहुत सारे थे उस टाइम सैलून में, तो हमने दूसरा प्रेमिसेस भी मेरे पास है, मैंने उसमें उनको शिफ्ट किया। फायर ब्रिगेड को फोन किया, और बहुत नॉर्मली मैं फायर ब्रिगेड की वेट कर रही थी कि थोड़ा बहुत जो शॉर्ट सर्किट है वो ठीक हो जाएगा। और अपने इन मीन वाइल मैंने इलेक्ट्रिशियन को भी कॉल कर दिया, और गुरुजी ने डॉटर को भी नहीं जाने दिया, क्योंकि अभी मैं वो बाहर गेट पे ही थी। तो मैंने उसको कॉल कर दिया कि इस तरह से कुछ हल्का फुल्का शॉर्ट सर्किट है, आप आ जाओ। और फायर एक्सटिंग्विशर मेरे एक्सपायर हो चुके थे, शायद कुछ हमारा नेग्लिजेंस रहा उसमें। तो थोड़ी देर बाद मैंने क्या देखा कि मीटर से मेन स्विच ऑफ होने के बाद भी धीरे धीरे धुआं जो था वो बढ़ने लगा। अच्छा, और मुझे नहीं समझ आई, भी फायर ब्रिगेड को फोन कर चुके हैं, वो कब तक आएगी। और धुआं धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसके बाद मीटर से चिंगारियां निकलनी शुरू हो गई, टक टक पटाखे बजने शुरू हो गए। मैं और मेरा सारा स्टाफ घबरा गए। मैंने गुरुजी के आगे एक ही अरदास करी, मालिक ये बिल्डिंग ऐसी है कि नीचे सैलून है तो ऊपर कुछ लोगों के रेजिडेंट भी हैं, उन सबको सेफ रखना, कि ये कलंक नहीं लगना चाहिए कि हमारी वजह से किसी की जान माल की कोई नुकसान हो गया, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। अब आप संभालो। डॉटर मेरे पास आई, मम्मा ये क्या हो रहा है, क्या करे। मैं क्या, मुझे नहीं पता। मैंने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। इन बिटवीन अभी फायर ब्रिगेड भी नहीं आई थी, मेरा इलेक्ट्रिशियन भी वहां तक नहीं पहुंचा था। आई तो एक पुलिस की जिप्सी आई, और अब उनको देख के थोड़ा मुझे और पैनिक था कि अब क्या होगा, क्या बात करूं, क्योंकि अंकल भी अभी नहीं थे, मेरा बेटा भी वहां पर नहीं था, बेटा अपने ऑफिस में था। तो मैंने कहा गुरुजी सबनों तुसी आप संभालना। इन बिटवीन हमारे साथ ही एक बिल्डिंग बन रही थी, तो उनके पास बाहर बदरपुर बहुत सारी पड़ी थी, जो कि मेरे ध्यान में भी नहीं थी। एकदम मेरी डॉटर को ध्यान आया, उसने स्टाफ को बोला ये पकड़ के मिट्टी सारी उस पे डालने शुरू हो, मीटर से जहां पर लपटें निकल रही हैं। संगत जी, गुरु मेरा इतना बलवान है, जिस दीवार पे मीटर लगा था उसके बैक साइड पे 3 से 4 एसी के आउटर थे, यूनिट थे। लेफ्ट साइड के कैबिन में जनरेटर पड़ा था जो फुल ऑफ पेट्रोल, फुल ऑफ फ्यूल था। राइट साइड पे इन्वर्टर था।
और उसमें से लपटे निकल गया, लेकिन आई वॉज टोटली ब्लैंक। मुझे सिर्फ एक बात याद थी, मैं मंत्र जाप कर रही थी। तो उन स्टाफ के बच्चों ने जो भी चीज हाथ में उसमें रख के बदरपुर उस मीटर पे फेंकना शुरू किया, और थोड़ी देर बाद ही वो आग बुझ गई। फायर ब्रिगेड वाले आए, उन्होंने अंदर तक चेक किया, कुछ ऐसा नहीं था, सब कुछ नॉर्मल तब तक हो चुका था। पुलिस आई, आके देख के चले गए, किसी ने मेरे से कोई बात नहीं करी। सेकेंड डे फायर ब्रिगेड फायर डिपार्टमेंट ऑफिसर कोई आया हमें वो देने सेल आउट करने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर कि ये आप रख लो, आपके वो एक्सपायर हो चुके हैं। आते उसने भी वही बात करी, कहते जिस रब को आप मानते हो ना वो रब बड़ा बलवान है। कल आपकी कंप्लेंट के साथ हमें 6 कंप्लेंट्स और मिली थी यही फायर की, जिसमें से सिर्फ आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड उसमें थे, सिचुएशन में थे, और बचाव भी आपका हुआ है, बाकी 5 जगह काफी नुकसान हुआ है। तो मैं गुरुजी का स्वरूप सामने था, मैंने फिर गुरुजी का, मैं कहा ये है मेरे रब कि टाइम पे बदरपुर मिल गई, टाइम पे सारा स्टाफ था, बिटिया को उन्होंने सैलून छोड़ने नहीं दिया, मुझे उन्होंने सैलून छोड़ने नहीं दिया, नहीं तो मुश्किल हो जाती। पर गुरुजी के होते कोई भी मुश्किल मुश्किल नहीं होती। गुरुजी अपने आप सारी सर्कमस्टेंसेस को हैंडल करने का बल और बुद्धि दोनों बख्श देते हैं, बस जरूरत होती है उन पे विश्वास रखने की। अब एक रिसेंट सत्संग 10 अक्टूबर 2022 को, उस दिन मेरे ड्राइवर नहीं आया, मुझे जाना था सैलून, जैसे मैंने पहले बोला ऑफिस जाना था, तो मैंने कैब 1 या 2 बार बुक करवाई। फेस्टिव सीजन था, जैसे सबको पता, 13 का करवा चौथ था, तो मैं अपने प्रॉपर अपना जो ऑर्नामेंट्स नहीं भी पहनते मैंने पहने हुए थे उस दिन, सॉलिटेयर के टॉप्स भी थे, रिंग भी थी, और डायमंड की बैंगल्स भी थी, तो मैंने कैब कराई, वो नहीं आई, तो मुझे नहीं पता, तो मैंने उबर से ऑटो कराया, वो 5 मिनट में आ गया। मुझे डॉक्टर ने मना भी किया आप ऑटो में मत जाओ। संगत जी, मेरी आदत है जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मैं उनको मत्था टेक के बिना घर से नहीं जाती, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं मत्था टेक के बिना निकल गई, तो मुझे रियलाइज हुआ ये चीज कि आज मैं गुरुजी से मत्था टेक के नहीं आई, और उनको बोला भी नहीं गुरुजी मेरे साथ चलो। तो मैंने उस चीज को कवर अप करने के लिए बैठे बैठे ऑटो में मंत्र जाप शुरू कर दिया। जैसे ही मैं ऑटो में बैठी, मेन रिंग रोड पे, मतलब मेन रोड पे थोड़ी देर ऑटो मेरे घर से कम 1 किलोमीटर ही दूर गया होगा, तो 2 बाइकर्स आए, उन्होंने ऑटो रुकवाया, और वो अपने आप को पुलिस वाला बता रहे थे। उन्होंने ऑटो वाले से कहा इतनी देर से तेरे को रोक रहे हैं तो रुक क्यों नहीं रहा, रुको और हमारी बात सुनो। उसने कहा हाँ जी बताइए, आपका लाइसेंस चेक करना है, आप ऑटो साइड पे लगाओ। उसने ऑटो थोड़ा साइड पे लगाया, उसको कहते थोड़ा और दबा के साइड पे लगाओ। मैं तब तक बिल्कुल नॉर्मल थी, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये मैं ट्रैप हो रही हूँ किसी चीज में। एकदम से पता नहीं क्या मंत्र जाप करते करते गुरुजी ने मुझे सोजी दी, मैंने एक जंप किया ऑटो से बाहर और बिल्कुल रोड के बीच बीच जाके खड़ी हो गई। तब तक मेरे दिमाग में भी ये नहीं आया कि मैंने ये एक्शन लिया क्यों। उसके बाद एकदम से वो दोनों बाइकर्स थोड़े से परेशान हो गए, मेरे पास आए, कहते मैम आप तो ऐसे ही घबरा गए, हमने तो इनका लाइसेंस चेक करना था। दे वर इन सिविल ड्रेस, कोई पुलिस ड्रेस में नहीं थे, और मेरे से माफी मांगने लगे। और थोड़ी देर बाद वो बाइक लेके चले गए, मैं दोबारा ऑटो में आके बैठी। ऑटो वाला कहता मैम ये कोई पुलिस वाले नहीं थे, इनको ये हमें पता नहीं कब से चेज कर रहे होंगे, इन्होंने आपको टारगेट करना था, आपने जो ज्वेलरी पहनी हुई है स्नैचिंग हो जाती है आपके, आपने बहुत अक्लमंदी की जो ऑटो से करके एकदम आप सड़क के बीचों बीच जाके खड़े हो गए। और कभी भी जो पुलिस वाला होगा वो इस सिविल ड्रेस में नहीं होता, इस तरह से चेकिंग नहीं कर सकते, ये हमारा बैच नंबर मांगते हैं, लाइसेंस वाला कोई पुलिस वाला कोई लाइसेंस नहीं मांगता। और जो पीछे जो ये थे इन्होंने ड्रिंक भी करी हुई थी। मैं क्या भैया मुझे तो इतना नहीं पता, पर वो कहता मैं ये हैरान हूँ कि मतलब अगर ये चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन ये आपसे माफी मांगते हुए फिर आगे चले गए। नहीं तो मेरी क्या औकात कि इतने वो 6-6 फुट के बदमाश एक थप्पड़ मारे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये है मेरे गुरु की कृपा, उन्होंने आंख उठा के भी उनको मेरी तरफ नहीं देखने दिया, सिर्फ उन्होंने मुझे रियलाइज करा दिया कि मैं तेरे साथ हूँ। उनका गुरुजी का इंटरेक्शन का अपना तरीका होता है, मैसेज करने का अपना तरीका होता है। उन्होंने मुझे बता दिया कि ऑलवेज आई एम विद यू, मैं अपनी हर संगत के साथ हूँ जो मुझे सच्चे मन से याद करते हैं। ये है मेरे रब की कृपा, मेरे महाशिव की कृपा, मेरे गुरु की कृपा।
आप संगत जी, मैं अपने बेटे जसकीरत के कुछ सत्संग जो गुरुजी ने उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी वो शेयर करूंगी। जसकीरत मेरा बेटा, ही इज अ लॉयर, एडवोकेट है वो, और ये भी गुरुजी की दया ही है। 26-27 ईयर्स ओल्ड है अभी वो, लेकिन बाय बर्थ ही वाज अस्थमेटिक और स्वेयर अस्थमेटिक था। हर चेंजिंग वेदर में, होली के पास, दिवाली के पास, हमें उसे हॉस्पिटलाइज कराना पड़ता था। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चेंजिंग वेदर, मतलब जो भी उसका फर्स्ट चेंजिंग वेदर था तब से हमें उसको न्यूबलाइज करना पड़ता था पूरा साल, इनहेल करना पड़ता था, और बहुत सारे हैवी स्टेरॉइड्स की डोज पर रहता था वो बच्चा। ये उसके जिंदगी के 12 से 13 साल उसने ऐसे ही निकाले। लेकिन जैसे ही वो गुरुजी से जुड़े हम लोग, गुरुजी ने ऐसी कृपा करी, कभी मुझे गुरुजी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि गुरुजी उस बच्चे को ब्लेस करो, उसको ये दिक्कत है, या कभी मैंने अपनी हेल्थ के बारे में, अपने आप ऑटोमेटिकली गुरुजी ने उसको ऐसे ब्लेस कर दिया कि उसका वो कभी भी दोबारा दिक्कत हुई नहीं। ना मुझे कभी उसको अस्थमा की वजह से हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा, ना मुझे कभी उसको इनहेल करना पड़ा, और ना ही कभी मुझे उसको नेबुलाइज करना पड़ा। ये है मेरे रब की कृपा। बिन बोले ही गुरुजी सब कुछ जान लेते हैं, किसको कब क्या कैसे किस समय देना है, ये वो हम सबसे अच्छा जानते हैं। उनसे मांगने की कभी किसी को कोई जरूरत नहीं पड़ती। एक ही जरूरत है, सिर्फ अपने मन से उनको रब मान लो, तो आपकी हर मुश्किल आसान करते हैं। दूसरा सत्संग जसकिरत का ये है कि जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, तो जसकिरत की भी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी थी, बहुत चाइल्डहुड से ही। लेकिन गुरुजी जैसे कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास नहीं जाना चाहिए, उनका ज्ञान आधा अधूरा होता है। मेरे से ये एक गलती हुई 2005 में कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ एस्ट्रोलॉजर के गई। वो भी मुझे अपने लिए कुछ नहीं पूछना था, उसी का कुछ क्वेश्चन था, मैं उसके साथ चली गई। और लेकिन पता नहीं वो कैसा था, उसने जैसे ही हम उसके पास बैठे तो उसने पूछा आपके 2 बच्चे हैं? मैंने कहा हाँ। कहता बेटा इतने साल का है, 11 या 12 साल में? क्या हाँ जी। तो कहते आपके बेटे की लाइफ तो सिर्फ 13 साल ही है। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, और घर आके गुरुजी से माफी भी मांगी, लेकिन उसकी वो बात मेरे दिमाग में छप गई। अब मैं जब भी एम्पायर स्टेट्स जाती थी, जब भी सत्संग में बैठती थी, आंखें बंद करके सिर्फ एक ही प्रेयर करती थी, गुरुजी आपके होते मुझे पता है ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर कुछ भी ऐसा है प्लीज जसकिरत को लाइफ ब्लेस करो, अगर कुछ भी ऐसा है तो मेरे ऊपर डाल दो, मैं अपने ऊपर ले लूंगी। यही प्रेयर करते करते मेरी आंखों से आंसू निकलने। बच्चों ने पूछना मम्मी क्या बात है, आप गुरुजी के जाते हो तो रोते क्यों हो? मैंने कभी नहीं बताया। अंकल ने पूछना, मैंने उनको भी नहीं बताया। इसी तरह से प्रेयर करते करते एक बार मैं गुरुजी से आज्ञा लेने गई, तो मुझे चांदी की लॉकेट ब्लेस हुआ गुरुजी के तरफ से, उनके स्वरूपा का, और चांदी की ही वो चेन थी। तो वो मैंने पहन लिया, सिल्वर लॉकेट विद सिल्वर चेन। तो जब मैं प्रेयर करके घर आई, तो रात को जब मैं सो गई, तो मुझे जैसे ऐसे लगा जैसे गुरुजी कह रहे हैं कि ये जो सिल्वर लॉकेट है ये तू जसकिरत को पहना दे। तो मैंने उतार के उसी टाइम वो जो लॉकेट था वो जसकिरत को पहना दिया। अब आते हैं जो गुरुजी ने उसको जिस दिन लाइफ ब्लेस की, वो था 26 मई, सैटरडे 2007। जबकि जैसे हम सारी संगत जानते हैं 2007 वो साल था, 31 मई को जब गुरुजी ने महासमाधि ली थी। तो वो 26 मई हम लास्ट डे था जो हम गुरुजी को फिजिकल फॉर्म में देख रहे थे। 2 से 3 बच्चे अलाउड नहीं थे उन दिनों दरबार में। या तो बेबी जिनके छोटे हैं 10, 11, 12 साल के, वो बाहर बैठते थे, या वो फर्स्ट फ्लोर में बैठते थे। लेकिन 26 मई को हमें जो जगह मिली वो एम्पायर स्टेट्स के बाहर वेरांडा में मिली। 2 से 3 घंटे हमें लग गए, बहुत गर्मी थी। गुरुजी बहुत कुछ मुझे ब्लेस कर रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी। 2 से 3 घंटे बाद हमें लंगर प्रसाद मिला। उसी दिन गुरुजी ने समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह जी आए थे, उनको भी ब्लेस किया। कुछ उनकी हेल्थ इश्यूज थे, लेकिन उन्होंने डांट के एक बार उनको कमांडोज के साथ बाहर भी निकाल दिया, क्योंकि वो कमांडोज के साथ अंदर चले गए। तो गुरुजी ने कहा बाहर चले जाओ। तो फिर वो कमांडोज को छोड़ के अंकल अंदर गए, तो उनको ब्लेसिंग्स मिली गुरुजी की। तो जब हम गुरुजी से वापस आए, 12, 12:30, 1 बजे का टाइम था, तो जसकिरत मेरा बेटा मेरे मम्मा के यहाँ ही रुक गया। और अपनी उसकी उन दिनों मेरी सिस्टर भी आई थी, और अपनी मासी के साथ ही उस दिन उसने वहां स्टे किया। तो 1, 1:30 बजे के करीब वो सोते हुए जाग गया और रोने लगा उठ के।
कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे वो घोस्ट लेने आ गए, मुझे घोस्ट लेने आ गए। तो मेरी सिस्टर एकदम उठी, क्या हुआ जसकिरत? वो मुझे गुरुजी ने बचा लिया, मुझे तो कोई लेने आ गया था। तो ही वॉज लिटरली क्राइंग। पहले ऐसा कभी उसके साथ हुआ नहीं था और उसके बाद भी कभी नहीं हुआ। तो वो बार बार रोते रोते, एक ही, वो ड्रीम नहीं था, वो सच था। जो ड्रीम उसने बताया हमें वो ये था कि वो सो रहा है, जिस कमरे में वो सो रहा है वो क्या देखता है कि उसका दरवाजा खुलता है, तो जो यम अंदर आते हैं, यमदूत जिनको हम बोलते हैं, और वो उसकी सोल को निकालते हैं। वो सब देख रहा है कि उसकी सोल वो निकाल रहे हैं, और वो अपनी बॉडी को वहां लेटे हुए भी देख रहा है। और वो उसकी सोल को जैसे ही ले जाने लगे, मुड़े, तो सामने गुरुजी थे, पीच कलर के चोला में। तो कहते गुरुजी ने मेरी सोल उनसे ली, उनको, मेरी सोल को मेरी बॉडी में डाला, मुझे उठाया और मेरी जगह वो खुद लेट गए। वो लिटरली रोते रोते यही बोल रहा था। हमें लगा ये शायद थकावट है या बच्चा डर गया है। हम मूर्ख समझ ही नहीं पाए कि गुरुजी ने उस दिन हमें क्या ब्लेस किया। एज ग्रांटेड जैसे हम ह्यूमन बींग्स की होती है हैबिट, मुझे नहीं समझ आई उस दिन गुरुजी ने क्या ब्लेस किया। 31 मई, जिस दिन गुरुजी ने महासमाधि ली 2007, हमें 11-12 बजे करीब बड़े मंदिर से किसी संगत का कॉल आता है कि गुरुजी ने महासमाधि ले ली है और सारी संगत आप लोग मंदिर पहुंचो। तो वो टाइम ऐसे था जैसे परले आ जाती है किसी के लिए कि सब कुछ खत्म। हम लोग जसकिरत भी हमारे साथ गया, हम लोग बड़े मंदिर पहुंचे तो वो देख के एकदम से शाउटेड कि मम्मा, ये वही चोला है जिसमें गुरुजी ने मुझे उस दिन ड्रीम में दर्शन दिए थे। आई वॉज टू शॉक्ड। शॉक्ड क्या, मैं इतना ज्यादा घबरा गई, इतने ज्यादा दुख में, इतने ज्यादा परेशानी में कि मैंने ये सत्संग कितने साल किसी से शेयर ही नहीं किया। मुझे समझ ही नहीं आई वो क्या था जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया और ये कैसे हो गया। तो बहुत टाइम बाद मैंने ये सत्संग शेयर करना शुरू किया। गुरुजी ने उस दिन उसको लाइव ब्लेस करी सपने में आके, कैसे कैसे नहीं मुझे नहीं पता, ये वो मालिक ही जानते हैं उस दिन उन्होंने क्या लीला दिखाई थी अपनी। और भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी देते रहे बच्चों को। अब 12th जसकिरत ने पास की बहुत अच्छे एग्जाम मार्क्स के साथ। तो उसको लॉ में एडमिशन लेना था, लेकिन वो उसका एक ही था कि मैं दिल्ली से बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि दिल्ली से बाहर मैं गुरुजी के मंदिर नहीं जा सकता। उसका नेम था कि वो हर हफ्ते गुरुजी के मंदिर जाता ही था, हमारी फैमिली में से कोई जाए या ना जाए, उसने जाना ही जाना है। तो लेकिन यहाँ पे दिल्ली में उस टाइम लॉ में सीट मिलना एक इम्पॉसिबल सा लग रहा था। मैंने देहरादून में उसको एक कॉलेज में एडमिशन दिलवा दी। वो कहता था नहीं मैं जाऊंगा ही नहीं, अगर गुरुजी ने मुझे दिल्ली में एडमिशन करवा दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे पढ़ाई छोड़ दूंगा, मैं आगे जाऊंगा ही नहीं। तो मुझे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा था। तो एक दिन मेरे ब्रदर के पास उनके कोई फ्रेंड आए, तो वो परेशान सा बैठा था, मैं फोन पे उससे बात कर रही थी कि ये ऐसा कह रहा है। तो वो थोड़ी देर बात सुनते रहे। उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम है? ब्रदर ने कहा कि ऐसे ऐसे मेरा भांजा है और हमने वहां एडमिशन करवा लिया, वो जाने के लिए मान नहीं रहा, दिल्ली में हो नहीं रहा। कहता शायद आपको पता नहीं है, आईपी यूनिवर्सिटी में बीबीए एलएलबी मुझे जो कोर्स चाहिए था वो कोर्स फर्स्ट टाइम ही स्टार्ट हुआ था, उसकी कुछ सीट्स रह गई हैं, वो शायद एडमिशन रीओपन कर रहे हैं, एक बार आप जाके पता करो। आईपी यूनिवर्सिटी से जसकिरत ने एंट्रेंस टेस्ट दिया हुआ था, उसमें इसकी रैंकिंग भी ठीक थी। हम जब दोबारा गए उन्होंने हमें प्रोसेस बताया कि इस तरह से आप करिए, इसका एंट्रेंस में जो रैंकिंग है वो भी ठीक है, 12th के मार्क्स भी ठीक थे। और करते करते गुरुजी ने कैसे इसको एडमिशन दिलवा दिया, इट वाज लिटरली मायरेकल, मुझे नहीं पता। और गुरुजी ने इसकी ये विश विश थी, शायद वो गुरुजी के श्री चरणों से जुड़े रहना चाहता था, पूरी करी। उसका अब कोर्स भी बहुत अच्छे से कंप्लीट करा। थैंक यू गुरुजी, जसकिरत अंकल की तरफ से भी। और 2020 में जसकिरत का एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ, कार एक्सीडेंट था। गुरुजी ने बिल्कुल आटे में से बाल की तरह उसको निकाल लिया, बिल्कुल उसको कुछ नहीं हुआ, गाड़ी पूरी डैमेज हो गई। और लेकिन अंकल को जरा सी भी चोट छूके भी नहीं निकली, एक झरीट भी आती है वो, ऐसा भी कुछ नहीं था, बिल्कुल सेफ रहे मेरा बेटा। ये मेरे गुरुजी की महिमा। और एक सत्संग है, ये सेकेंड लॉकडाउन में, मुझे आई डोंट रिमेम्बर डेट, सेकेंड लॉकडाउन जो बहुत बुरा गया सबका, बहुत बुरी वाली
कोविड वेव थी और इसमें उसको ऑफिस का कुछ काम था जसकिरत को। सर ने इसको घर बुलाया अपने कि आप इधर आओ और कोई काम है आपसे। तो वहां से निकलते निकलते ये लेट हो गया। लेट भी क्या, इसको रात को 12-1 बज गया। उन दिनों सड़कें बिल्कुल सुनसान रहती थी, कोई बंदा ना बंदे की जात अपने घर से। और पता नहीं क्या था उन दिनों, बहुत उस दिन बहुत बहुत रेन आई, थंडर स्टॉर्म, बहुत रेन, इतना ज्यादा पानी। तो ये वहां से निकला और लेकिन 1-1:30 बजे जब तक ये घर के पास पहुंचता, थोड़ी दूर था, तो इसकी गाड़ी का टायर बर्स्ट हो गया और ये फंस गया। उन दिनों कोई कार हेल्पलाइंस भी नहीं चल रही थी, 1:30-2 बजे का टाइम है, लॉकडाउन का टाइम है, कौन आएगा, बंदा बंदे से डर रहा था। अपने रिश्तेदारी अपनी उसके हेल्प के लिए नहीं पहुंच पा रहे थे इतना कुछ होने के बाद। तो ये बड़ा परेशान सा खड़ा था, इसने मुझे कॉल किया, मैं क्या करूं। तो मैंने बुरी तरह से इसको डांटा, कुछ समझ नहीं आया, आके गुरुजी के पास खड़ी होगी, गुरुजी कृपा करो अब इसको कैसे लाया जाए, इतना थंडरस्टॉर्म, इतनी बारिश, मैं भी वहां तक नहीं पहुंच सकती और गाड़ी बिल्कुल इस कंडीशन में ही नहीं है कि वो हिले भी। इतने में 5-10 मिनट बाद मुझे जसकिरत का कॉल आता है, मम्मी अभी एक व्हाइट कलर की एल्टो कार थी, उसमें एक बहुत लंबे से अंकल उतरे, मुझे खड़े देख के कहते, मेरे पास आ गए, कहते की दिक्कत है। मैंने कहा ये ऐसे ऐसे वो स्टपनी भी नहीं है गाड़ी में, और स्टपनी थी लेकिन ये चेंज नहीं कर पा रहा था, सॉरी संगत जी, ये चेंज नहीं कर पा रहा था, इससे नट बोल्ट खुल नहीं रहे थे और हेल्पलाइन कोई वहां अवेलेबल नहीं थी। तो कहते हैं अंकल वो आए, उन्होंने मेरे मतलब देखते देखते वो टायर चेंज किया और कहते जाओ कार। ये है मेरे गुरुजी की रहमत। वो पता नहीं गुरुजी ने कौन से अपने देवदूत भेज दिए जिन्होंने बच्चे की उस टाइम पे भी मदद करी जब बंदा बंदे की मदद के लिए भी खड़ा नहीं था। थैंक यू गुरुजी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। और जैसे जैसे आप मेरे से सत्संग शेयर करवाते रहते हो, मेरी कनेक्टिविटी और ज्यादा बढ़ती जाती है। अब मैं अपनी बेटी आंटी अगोचर नरूला के कुछ सत्संग गुरुजी के दया से शेयर करना चाहूंगी। बेटी 12th में थी, 2013, 12 या 13 की बात है, 12th में थी। उन दिनों डेंगू बहुत ज्यादा फैला, तो इसको डेंगू हो गया। पहले मुझे पता ही नहीं चला, नॉर्मल वायरल समझते रहे, टेस्ट में भी नहीं आया। लेकिन जब बहुत बुरी हालत ये होगी कि इसके प्लेटलेट सिर्फ 15-16 हजार रह गए थे, तो मुझे पता चला कि इसका डेंगू डायग्नोज हुआ है। उन दिनों हॉस्पिटल्स में भी जगह नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल से इसका एडमिशन हुआ बीएलके में। तो क्या था कि इसके प्लेटलेट्स बिल्कुल नहीं बढ़ रहे थे और डॉक्टर्स ने कहा इसको प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ेंगे, एक तरफ से डॉक्टर्स की तरफ से जवाब था। लेकिन एनी टाइम प्रेयर हो रही थी गुरुजी से। मेरा ब्रदर गया उसी दिन शाम को गुरुजी के मंदिर, तो एक आंटी उनके पास आई, कहते क्या मुझे आप लिफ्ट दोगे गाड़ी में। उन्होंने कहा आंटी आपको कहाँ जाना है। वो कहते मुझे राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन के पास उतरना है, बिल्कुल वहीं जहां पर अगोचर हॉस्पिटलाइज थी अगोचर आंटी। तो गौरव अंकल मेरे ब्रदर कहते हाँ हाँ क्यों नहीं, आप चलो। हम और रास्ते में ये सब लोग, मैं मेरे ब्रदर, मेरा बेटा और वो आंटी, गुरुजी के बड़े सारे सत्संग शेयर करते जा रहे थे। तो मैंने ब्रदर को फोन किया कि ऐसे ऐसे अगोचर का ना बुखार नहीं उतरा, आप ना रास्ते से एक थर्मामीटर ले आना। बार बार मुझे वो सिस्टर को कॉल करना बड़ा वो लगता है कि आप आके फीवर चेक करो, क्योंकि हर हाफ एन आवर बाद फीवर चेक करने के लिए डॉक्टर ने बोला। तो आंटी कहती ये क्या था, तो वो कहते ऐसे ऐसे मेरी भांजी है वहां हॉस्पिटल में, उसके लिए थर्मामीटर लेके जाना है। तो आंटी कहती लई मेरी भी तो वही केमिस्ट शॉप है वहीं पर ही हॉस्पिटल के पास ही, तो मैं आपको थर्मामीटर दिलवा देती हूँ। उन्होंने फोन किया अपने किसी को, तो जैसे ही ये हॉस्पिटल के बाहर पहुंचे तो उनका कोई सर्वे थर्मामीटर लेके खड़ा हुआ था। संगत जी माने, जैसे उस वो थर्मामीटर, ब्रदर ने पैसे देने की भी कोशिश की, आंटी ने नहीं ली। यहाँ पे गुरुजी खुद हाजिर नाजिर थे मेरी हर मुसीबत को टालने के लिए। जैसे ही हमने उस थर्मामीटर से फीवर चेक किया, एक बार दो बार, तीसरी बार से उसको फीवर नहीं हुआ। ब्रदर प्रसाद लेके आए थे उसके लिए, चपाती प्रसाद और कुछ हलवा प्रसाद गुरुजी ने भेजा था। जब मेरी डॉटर ने वो खाया, उसके बाद आधी रात को नर्स ने आके बोला कि प्लेटलेट्स कुछ थोड़े बहुत अब बढ़े हैं, और उसके बाद लगातार प्लेटलेट्स बढ़े और अगोचर आंटी ठीक हो गई। और गुरु जी की दया से 12th में बहुत अच्छे मार्क्स में क्लियर करी गुरु जी की दया से। उसके बाद 8 जुलाई 2015 में सेम
बहुत बहुत बुरा एक्सीडेंट था। गाड़ी ड्राइव करते हुए इसकी पूरी गाड़ी पलट गई, इसके फ्रेंड्स भी थे गाड़ी में, लेकिन इसको एक खरोच तक नहीं आई। इवन की जो सर्विस सेंटर गाड़ी गई थी वो भी मानने को तैयार नहीं थे। 8 जुलाई 2015 को एक्सीडेंट हुआ। 10 या 11 जुलाई, ये बिल्कुल अमृत वेला था, 3 या 4 सुबह के बजे थे। ये सपने में ही चिल्ला रही थी, गुरुजी ने बचा लिया। उठाया तो कहती, मम्मी मैंने ड्रीम में ये देखा कि मेरी गाड़ी पलट रही है। येलो चोले में गुरुजी खड़े हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वो हाथ घुमाते हैं, मेरी गाड़ी सीधी हो जाती है, मेरे सिर पे हाथ रखते हैं और स्माइल करते हुए आगे निकल जाते हैं। गुरुजी ने आके बता दिया कि उस दिन भी तेरे साथ मैं था, तेरे को मैंने ही रखा। ये है मेरे गुरुजी। क्योंकि गुरुजी ने के से जुड़ने के बाद एक हैबिट हो गई, जब भी कोई बच्चा, घर का कोई भी सदस्य बाहर जाता है, मैं कहती गुरुजी उंगली पकड़ के अनु ले जा रहे हो, उंगली पकड़ के हंसदे खेलदे ले आना। और गुरुजी ने ये हर जगह मेरी बात रखी। थैंक यू गुरुजी। एक सत्संग 2020 का, जब हम कोविड की स्टार्टिंग थी, जस्ट मार्च के महीने में, मेरी बेटी मेकअप आर्टिस्ट है और उसको लखनऊ में मेकअप बुकिंग्स थी उसकी। मेकअप बुकिंग्स थी उसकी 19 मार्च की, और उसको यहाँ से दिल्ली से मूव करना था 18 मार्च को, सॉरी 19 मार्च को मॉर्निंग में। तो पता नहीं क्यों तब तक कोविड का कुछ ना कुछ इधर उधर से न्यूज आ रही थी, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो अंदर से मन नहीं माना कि ये जाए। लेकिन एक प्रोफेशनल जब प्लेटफॉर्म पे आप खड़े होते हो तो कुछ कमिटमेंट्स आपको करनी पड़ती हैं अपनी पूरी। तो मुझे पता नहीं क्या लगा, मैंने 17 मार्च को गुरुजी का छोटा सा सत्संग अपने घर में फैमिली मेंबर्स की तरफ से, मतलब फैमिली मेंबर्स ही थे हम लोग, ज्यादा संगत नहीं थी। तो मैंने जो अगोचर आंटी के टिकट्स थे, एयर टिकट्स, होटल बुकिंग्स के जो भी मैंने पेपर्स थे मेरे पास, मैंने गुरुजी की गद्दी के पास रखते। मैं कि गुरुजी जिवें तुसी ठीक समझो करना, ਧੀ ਦਾ ਧਨ है, और हर जगह तुसी नाल अंग संग हो, इस वक्त तुसी संभालना। जे तुसी ਇਹਨੂੰ ਉਂਗਲੀ पकड़ के ले जा रहे हो, ਉਂਗਲੀ पकड़ के हंसदी खेलदी बच्ची ਨੂੰ ले आना। संगत जी 17 मार्च सत्संग में मैंने गुरुजी से प्रेयर करी। 18 मार्च रात को इसको एयरलाइन से ईमेल आता है कि आपकी फ्लाइट कैंसिल है, टोटली कैंसिल है, और उसकी जगह कोई और फ्लाइट भी प्रोवाइड नहीं वो लोग कर रहे थे। और 19 मार्च को मॉर्निंग में इसने निकलना था, शाम को इसकी मेकअप्स थे जो भी था इनका। अब ये मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा अपसेट हो गई, नहीं ऐसे नहीं होता है, आप मुझे कार कर दो, कोई कार रेंटल कार कर दो, ड्राइवर को भेज दो, कोई ट्रेन टिकट्स बुक करा दो, कोई और। इसने पूरा जोर लगा लिया इस बच्चे ने, लेकिन गुरुजी टच से मस नहीं होने दिया इसकी। ना हमें कोई गाड़ी मिली, ना ड्राइवर, ना ट्रेन टिकट्स, नथिंग। और मैं बार बार इसको कह रही हूँ, जो गुरुजी कर रहे हैं उनको करने दो बेटा, गुरुजी जो करते हैं बेस्ट करते हैं। कहते हैं आप ये कह रहे हो ना, लेकिन वहां पर मुझे फेस करना पड़ेगा, मैं उनको क्या बोलूंगी जिनकी मैरिज है। जैसे तैसे करके हमने उनको मना किया कि हम नहीं आ सकते। 20 मार्च को मतलब इसकी वापसी थी, लेकिन 19 मार्च शाम से ही शायद कनिका कपूर जो सेलिब्रिटी है, उनके केसेस आने शुरू हो गए। मतलब मीन्स लखनऊ में बहुत सारे उन्होंने पार्टीज में शिरकत करी थी, जो भी था। 20 मार्च को लखनऊ प्रॉपर, यूपी प्रॉपर लॉकडाउन हो गया, कि वहां से ना तो कोई आ सकता था, बॉर्डर सील हो गए यूपी के, ना वहां कोई जा सकता था, ना वहां से आ सकता था। 20 मार्च जब को इसकी वापसी की फ्लाइट थी। उसके बाद 21 मार्च का महाकर्फ्यू और देन लॉकडाउन। ये है मेरे गुरुजी की ताकत, उन्होंने इस बच्चे को अपनी जगह से हिलने ही नहीं दिया। क्योंकि बेटी है, वहां पर जाके फंस जाती, उसके बाद 2 से 3 महीने का टाइम था। ये है मेरे रब की कृपा, मेरे गुरुजी की कृपा। हर वक्त हर जगह वो अंग संग है, बस जरूरत है उनको महसूस करने की। गुरुजी आज के लिए बहुत है, आपका पल पल शुक्राना। और जो भी मेरे से कुछ गलती, बहुत सारी गलतियां होगी होंगी, कुछ नहीं, मुझे माफ कीजिएगा। और सारी संगत को ब्लेस कीजिए, इसी तरह ब्लेस करते रहिए, अपनी रहमतें बरसाते रहिए। और मैं बुद्धिहीन हूँ, इतनी बुद्धि दीजिए कि आपके श्री चरणों में जुड़ी रहूं। और जो जो आप ब्लेस करते रहो जा रहे हो, उस ब्लेसिंग्स को जैसे भी है, मैं बहुत बहुत बड़ी झोली करके संभाल लूं। थैंक यू तृप्ता आंटी, थैंक यू संगत जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।